कहानी की शुरुआत में हमें इवन और सैम नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों न्यू ईयर के खास मौके पर पिकनिक मनाने के लिए एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ जरूरी चीजें लेने के लिए वो एक होटल के बाहर अपनी कार रोक लेते हैं। यहाँ इवन मैप में उस वाटरफॉल तक जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन मैप से उसे कुछ भी क्लियर नहीं होता। इसलिए वह पास खड़े गाड़ी के ड्राइवर, जिसका नाम जर्मन है, उससे वाटरफॉल का रास्ता पूछता है। जर्मन उसे वाटरफॉल की दिशा बताने की जगह स्टोन क्रीक नाम की एक अलग जगह का रास्ता समझा देता है। साथ ही वो यह भी कहता है कि कैंपिंग के लिए स्टोन क्रीक जाना उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थोड़ी देर में सैम भी अपनी शॉपिंग करके लौट आती है और फिर वो दोनों स्टोन क्रीक की ओर चल पड़ते हैं। सफर के दौरान इवन का ध्यान पीछे जाता है कि वही ड्राइवर यानी जर्मन उनकी कार का पीछा कर रहा है। यह देखकर इवन का दिमाग भटकता है और उनकी कार का एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता है। तभी इवन देखता है कि जर्मन की गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गई है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह बेकार में ही टेंशन ले रहा था। इसके बाद वो एक अलग रास्ते से होते हुए कुछ ही देर में अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर उन्हें एक कार पहले से ही पार्क मिलती है। वो उस कार पर ज्यादा ध्यान न देते हुए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो अपना टेंट सेट कर सकें, लेकिन उनके करीब ही एक और टेंट पहले से लगा हुआ था। इसे देखकर वो सोचते हैं कि शायद कोई और ग्रुप भी यहाँ कैंपिंग करने आया है, जो अभी कहीं आसपास घूमने गया होगा। ये सोचकर वो भी अपना टेंट वहां लगा लेते हैं। फिर इवन रात को आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने यहाँ से थोड़ा दूर जाता है, जहाँ उसे एक बच्चे की टोपी मिलती है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद किसी बच्चे ने फेंक दी होगी, तो वह इग्नोर कर देता है और वापस कैंप में आ जाता है। फिर शाम होते ही वह आग जलाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर न्यू ईयर पार्टी करने के लिए जर्मन और उसका भाई चुक एक बार में जाकर ड्रिंक करते हुए दो लड़कियों के साथ साथ बातें कर रहे होते हैं और उसी दौरान चुक फोन से दोनों लड़कियों की फोटो लेता है, लेकिन उसकी यह हरकत देखकर जर्मन उसे वॉशरूम ले जाता है और वहां चुक से वह फोन लेकर तोड़ देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं पिछली बार बहुत सालों तक जेल में रहा। ये कहकर जर्मन वहां से चला जाता है। अब असल में ये फोन किसका था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब जैसे ही काउंटडाउन करके न्यू ईयर शुरू होता है, तब इवन और सैम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह इवन के जागने से पहले सैम उठ जाती है और उस दूसरे टेंट को चेक करने जाती है, क्योंकि अभी तक उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद इवन की आंख खुलती है और वह सैम को ढूंढने लगता है। तभी सैम आवाज लगाती है तो इवन भी वहां पहुंचता है और देखता है कि उस टेंट में सच में कोई नहीं है। आज उनका वापस घर लौटने का प्लान था, पर उनकी कार का टायर पंक्चर हो चुका था, इसीलिए इवन उसे चेंज करने में जुट जाता है। वहीं सैम जब अपना बचा हुआ सामान लेने जाती है, तभी सैम जोर से चिल्लाकर इवन को बुलाती है। इवन दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि एक छोटी बच्ची वहां बेहोश पड़ी है। यह नजारा देखकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर यह बच्ची यहाँ कैसे आई। इवन तुरंत सैम को मेडिकल किट लाने के लिए टेंट में भेजता है। बच्ची को फर्स्ट एड देने के बाद वो दोनों उसे उठाकर अपनी कार तक ले आते हैं, पर उनकी खुद की कार चलने की हालत में नहीं थी। इसलिए इवन को ख्याल आता है कि क्यों ना पास खड़ी उस दूसरी कार का इस्तेमाल किया जाए। वह उस कार के अंदर जाकर चाबी तलाशने लगता है, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक उसी समय वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से चुक बाहर निकलता है। उसे देखते ही इवन और सैम उससे मदद की गुहार लगाते हैं और बताते हैं कि उन्हें यहाँ एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। बच्ची पर नजर पड़ते ही चुक अंदर से घबरा जाता है, पर वह अपनी घबराहट छुपाते हुए उनसे कहता है कि 2 दिन पहले उसने इस बच्ची की फैमिली को यहीं देखा था। हो सकता है वो आसपास ही किसी मुसीबत में फंसे हों। हमें इस बच्ची की खातिर उन्हें खोजना चाहिए। इवन भी उसकी इस बात से अग्री कर जाता है। इसके बाद चुक अपनी गाड़ी से एक गन निकालता है और उन्हें बताता है कि वह पेशे से एक बिग हंटर है। इसके बाद इवन सैम को बच्ची के साथ कार में ही सुरक्षित रहने को कहता है और खुद चुक के साथ उस फैमिली की तलाश में निकल पड़ता है। उधर सैम बच्ची की देखभाल करते हुए कार में बैठी होती है। तभी वहां जर्मन अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। सैम उसे सारी बात बताती है। दूसरी तरफ इवन और चुक जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें जमीन पर कुछ बॉडी दिखाई देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर इवन बुरी तरह डर जाता है, लेकिन उन बॉडीज के बीच एक औरत की सांसें अभी चल रही थीं। इवन जल्दी से उसके मुंह पर बंधी पट्टी खोलता है और उसे तसल्ली देता है कि वो घबराए नहीं, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। पर ठीक उसी पल चुक अपनी गन से उस जिंदा औरत को खत्म कर देता है। गन चलने की यह जोरदार आवाज सैम और जर्मन तक भी पहुंच जाती है।
आवाज सुनते ही जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकालने दौड़ता है। यह देखकर सैम समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वह झट से कार के अंदर जाकर दरवाजे लॉक कर लेती है। जर्मन पास आकर पूरी ताकत से कार का विंडो तोड़ डालता है, पर सैम भी अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से उसके हाथ पर वार कर देती है और बच्ची को सीने से लगाकर जंगल की ओर भाग खड़ी होती है। जर्मन अपने डॉग को सैम के पीछे छोड़ देता है और खुद भी उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर जंगल में इवन शॉक में था कि आखिर चुक ने उस औरत की जान क्यों ली। तभी चुक एक शैतानी मुस्कान के साथ बताता है कि इन सब लोगों का खून उसने और उसके भाई ने ही किया है और अब मरने का नंबर तुम्हारा है। अब चुक ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहा है और इन दोनों भाइयों ने उस परिवार को क्यों मारा, इसे समझने के लिए हमें स्टोरी में ठीक 2 दिन पहले के सीन में ले जाया जाता है। 2 दिन पहले एक खुशहाल फैमिली न्यू ईयर मनाने के लिए इसी जगह कैंपिंग करने आती है। इसमें हस्बैंड का नाम रॉबिन और वाइफ का नाम मेरी है। उनके 2 बच्चे भी साथ हैं, बड़ी बेटी एमा और छोटी ऑनली। ये ऑनली वही बच्ची थी जो सैम को मिली थी। ये परिवार यहाँ आकर बेहद खुश था और सब साथ मिलकर क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। रॉबिन बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाने लगता है क्योंकि कुकिंग करना उसे काफी पसंद है। रात के वक्त खाना खत्म करके सभी बॉनफायर के इर्द गिर्द बैठकर गपशप करते हैं। इस तरह हंसी खुशी के पल बिताने के बाद सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रॉबिन और मेरी अपनी छोटी बेटी ऑली के साथ पास की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं। वो एमा को भी साथ चलने को कहते हैं, पर एमा का मन नहीं था, इसलिए उनके जाने से पहले एमा अपने कैमरे से उनकी एक प्यारी सी फोटो खींचती है और फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एमा वहां बिल्कुल अकेली थी और आराम से अपने फोन में फोटोज चेक कर रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ खटपट की आवाज आती है। वह डर के मारे तुरंत अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और बैठे बैठे ही उसे नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहां एक गाड़ी पहुंचती है जिसमें से 2 लोग बाहर आते हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि चुक और जर्मन ही होते हैं। उनकी गाड़ी में एक पिंजरे के अंदर उनका खूंखार डॉग भी बंद था। गाड़ी से उतरकर वो सीधे उस कार के पास जाते हैं जहां एमा सो रही थी। वो दोनों एमा को बहुत गंदी नियत से घूरने लगते हैं। जर्मन अपने भाई से कहता है कि चलो इसे यहाँ से उठा लेते हैं, ऐसा बढ़िया मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। चुक उसे टोकते हुए कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पिछली बार तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन जर्मन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे, पर आज यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जर्मन यह कंफर्म करने के लिए टेंट की तरफ जाता है कि एमा के साथ कोई और भी है या वो एकदम अकेली है। इसी बीच एमा की नींद खुल जाती है और शीशे के बाहर एक अनजान चेहरे को देखकर वह बुरी तरह सहम जाती है। चूक एमा को तुरंत कार से बाहर आने का हुक्म देता है, पर एमा उसके गंदे इरादे भांप लेती है और बाहर आने से साफ इनकार करते हुए उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। लेकिन चुक तो पहले ही अपना मन बना चुका था, इसलिए वह एमा पर बाहर निकलने का दबाव डालता है। खौफ के मारे एमा कार का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है। हॉर्न की आवाज सुनते ही जर्मन को समझ आ जाता है कि लड़की उठ चुकी है और मदद मांग रही है। वह तुरंत अपनी गाड़ी से गन निकालता है और एमा पर तान कर उसे डराते हुए बाहर निकलने को मजबूर करता है। दूर जंगल में एमा के माता पिता भी यह आवाज सुन लेते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि एमा पक्का किसी मुश्किल में है। रॉबिन बिना कोई देरी किए एमा की तरफ भाग पड़ता है। इधर एमा गन के डर से कांपते हुए कार से बाहर आ जाती है। ठीक उसी वक्त रॉबिन भी अपनी बेटी की जान बचाने वहां पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाए जर्मन पीछे से वार करके रॉबिन को बेहोश कर देता है। उधर मेरी अपनी छोटी बच्ची ऑली को टेंट में एक सुरक्षित कोने में छुपा देती है और फिर एमा को बचाने के लिए सीधे आकर चुक पर हमला कर देती है। इसी हाथापाई का फायदा उठाकर एमा भागने की कोशिश करती है, पर जर्मन उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसके माता पिता को गोली मार देगा। यह धमकी सुनकर एमा के कदम वहीं रुक जाते हैं। फिर ये दोनों दरिंदे उन तीनों के हाथ, पैर और मुंह कसकर बांध देते हैं। वो उन्हें घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं और वहां पेड़ों से बांधकर उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कुछ देर बाद चुक एमा का फोन हाथ में लेकर उसे चेक करने लगता है और ये वही फोन था जिससे चुक न्यू ईयर वाली रात बार में लड़कियों की फोटो खींच रहा था। एमा की गैलरी में चुक को एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें इस परिवार के साथ एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही थी। वह तुरंत जर्मन को वह फोटो दिखाता है। जर्मन मेरी के पास जाकर सख्ती से पूछता है कि यह दूसरी लड़की कहाँ छुपी है, पर मेरी अपना मुंह नहीं खोलती और उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद दोनों भाई एक बहुत ही खौफनाक खेल शुरू करते हैं। वो रॉबिन के सिर पर एक बियर की केन टिका देते हैं और अपना निशाना लगाने का खेल खेलने लगते हैं। रॉबिन डर से इतना कांप रहा था कि वो केन उसके सिर से फिसल कर गिर जाती है। जर्मन दोबारा जाकर उस केन को सेट करता है, पर कंपन की वजह से केन फिर गिर पड़ती है। इस बात पर चुक इतना झल्ला जाता है कि वह सीधा रॉबिन को खत्म कर देता है। अपने पति की ऐसी मौत देखकर मेरी फूट फूट कर रोने लगती है।
वो उसे भी मार मार कर बेहोश कर देते हैं। फिर मेरी के सिर पर भी वही केन रखी जाती है और इस बार जर्मन निशाना साधता है। जब उसके 2 निशाने चूक जाते हैं तो वह गुस्से में मेरी को भी खत्म कर देता है। बगल में ही एमा बेहोश पड़ी थी तो जर्मन बिना किसी रहम के उसे भी शूट कर देता है। इन तीनों को बेदर्दी से खत्म करने के बाद वो ओनली को ढूंढने के लिए टेंट की तरफ लौटते हैं, पर ओनली वहां नहीं थी क्योंकि वह डर के मारे रोते रोते जंगल में कहीं दूर निकल गई थी। ओनली को ना पाकर दोनों भाई हार मान लेते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है जहां चुक इवन पर गन तानकर उसे अपने साथ चलने को बोलता है, पर इवन मौका पाकर उसे जोर का धक्का देता है और अपनी जान बचाकर भाग खड़ा होता है। चुक तुरंत इवन पर गोलियां बरसाते हुए उसके पीछे भागता है, पर इवन तेजी से दौड़ते हुए काफी आगे निकल जाता है और एक सुरक्षित जगह देखकर वहां छुप जाता है। इधर जर्मन भी सैम का पीछा करते करते उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन चुक इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसका भाई जर्मन भी उसी जंगल में मौजूद है और सैम के पीछे पड़ा है। तभी चुक को झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस होती है और वह उसे इवन समझकर गोली चला देता है, पर हकीकत में वो गोली उसके अपने ही भाई जर्मन को जा लगती है। जब चुक पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसका भाई तड़प रहा है। वहीं करीब में ही छुपी सैम की गोद में वह छोटी बच्ची अचानक से रो पड़ती है। बच्ची की आवाज सुनकर चुक तुरंत सैम को ढूंढ निकालता है और पीछे से आकर उसके सिर पर गन लगा देता है। वह सैम को गन के जोर पर डराकर जर्मन के पास लाता है जो दर्द से कराह रहा था। तभी ओली फिर से रोने लगती है। बच्ची के रोने से चुक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बच्ची को सैम से छीनकर बेरहमी से जमीन पर पटक देता है, जिससे ओली तुरंत बेहोश हो जाती है। यह हैवानियत देखकर सैम अपना आपा खो बैठती है और जोर जोर से चीखने लगती है, पर चुक उसे धमकाकर शांत कर देता है। इवन भी पास ही में छुपकर यह पूरा मंजर देख रहा था, पर निहत्था होने के कारण वह कोई कदम नहीं उठा पाता। इधर जर्मन दर्द से बिलखते हुए चुक से कहता है कि मुझ पर और एक गोली चला दो, मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसलिए अपने ही भाई को तड़पता देख चुक मजबूरन उसे एक और गोली मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। इसके बाद वह सैम को वहां से घसीटता है और एक मोटे पेड़ से बांध देता है। उसकी चाल यह थी कि सैम की चीखें सुनकर इवन बाहर निकल आएगा और वह दोनों को एक साथ मार देगा, पर चुक की तमाम कोशिश के बाद भी सैम बहादुरी से उफ तक नहीं करती। वहीं इवन चुपके से जर्मन की बॉडी से चाबी निकालता है और पुलिस को बुलाने के लिए उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज चुक के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सैम को भी जबरदस्ती कार में बैठाता है और इवन का पीछा करने के लिए गाड़ी दौड़ा देता है। पर रास्ते में सैम चलती गाड़ी में चुक से भिड़ जाती है, जिससे संतुलन बिगड़ता है और कार का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में चुक और सैम दोनों घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। उधर इवन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां से अफसरों को लेकर सैम को बचाने के लिए लौटता है। अब तक काफी रात हो गई थी और सैम को भी होश आ जाता है, पर वह अभी भी अपनी सीट से बंधी हुई थी। तभी उसे सामने से पुलिस की गाड़ी की रोशनी दिखाई देती है। वह तुरंत अपनी कार की लाइट ऑन ऑफ करने लगती है, जिसे देखकर इवन और पुलिस समझ जाते हैं कि सैम उसी गाड़ी में फंसी है। पुलिस वाले इवन को सुरक्षा के लिए गाड़ी में ही रुकने को कहते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं, पर तभी अंधेरे में से चुक अचानक बाहर आता है और दोनों पुलिस वालों को शूट कर देता है। फिर वह इवन पर भी फायर करता है, जिससे एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। सैम यह सब देखकर खुद को किसी तरह रस्सियों से आजाद करती है और एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है, पर चूक सैम को बाहर निकालने के लिए एक घटिया चाल चलता है। वह इवन के सिर पर गन तानकर उलटी गिनती शुरू कर देता है, जिससे सैम को हार मानकर बाहर आना ही पड़ता है। इसके बाद चूक उसे गन दिखाकर ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहता है। तभी सैम इवन के करीब जाकर धीरे से पूछती है कि ओनली कहाँ है, तो इवन बताता है कि हालात ऐसे थे कि मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाया, वह अभी भी उसी जंगल में मौजूद है। तभी हमें एक सीन नजर आता है जहां ओली जंगल में बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा होती है, और हैरानी की बात यह थी कि जर्मन का वह खतरनाक डॉग वहां बैठकर उसकी रक्षा कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि चुक पीछे वाली सीट पर बैठकर दोनों पर गन ताने हुए हैं और सैम से जबरदस्ती गाड़ी चलवा रहा है, क्योंकि पिछले एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था और वह किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज करवाना चाहता था। पर सैम यहाँ बहुत बड़ी चालाकी दिखाती है और मौका मिलते ही जानबूझकर गाड़ी को टकराकर फिर से एक्सीडेंट करवा देती है। इसके बाद चुक घायल हालत में बाहर रेंगने की कोशिश करता है, पर सैम उससे पहले ही गाड़ी से निकलकर उस पर हावी हो जाती है
चुक किसी तरह अपनी गिरी हुई गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम पास पड़ा एक भारी पत्थर उठा लेती है और चुक के सिर पर तब तक वार करती है जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं जाती। अब स्टोरी के बिल्कुल आखिर में सैम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां उसे होश आता है। फिर वह किसी तरह दर्द बर्दाश्त करते हुए ईवन के कमरे तक पहुंचती है। वहां जाकर वह देखती है कि ईवन को भी होश आ गया है, जिसे देखकर वह राहत की सांस लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सर्वाइवल कहानी खत्म हो जाती है।